Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों, अभी हम कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ क्रूशियल जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. तो मतलब ये चैप्टर में मेन चीज डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज ही हैं. ठीक है. जो अभी तक हमने पढ़ी वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी. ठीक. अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रॉपर जो डेफिनेट इंटीग्रल की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है. अभी तो हमने देखा था इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है. अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल को प्रॉपर्टीज का यूज करके कैसे सॉल्व करना है ये अब हम देखेंगे. क्लियर बच्चों? उसी टाइप के क्वेश्चंस भी अब आपके सामने रखे जाएंगे. आराम आराम से हम एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते जाएंगे और ऐसे ही उसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे. क्लियर? तो ठीक है. सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. एक दो प्रॉपर्टीज हैं जो अभी बताऊंगा, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने. ठीक है. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 पे अगर मैं स्टार्ट करूं, प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज लेट्स से वी हैव a to b fx dx. क्लियर? ओके. If we have a to b fx dx, integral of fx from a to b, then it can also be written as a to b f of t dt. इसे बोलते हैं वेरिएबल चेंज. ठीक है. मतलब हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे मैंने t रख दिया. x की जगह सिंपली मैंने क्या किया, t को पुट कर दिया है. क्लियर है? तो कोई भी इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी, बिल्कुल सेम आंसर आएगा. ऐसा हम कर सकते हैं. ऐसा मैंने करके भी दिखाया है तुम्हें पहले. ठीक है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट इसमें हुआ क्या है, इसमें x एक्सिस का नाम t हो गया है. जो पहले x था वो t हो गया. पहले जो x जिसका नाम था उसका नाम t हो गया है. पहले जो लिमिट्स a to b थी वो x की थी, अब वो t की है. भाई एरिया जो fx होगा वो फंक्शन ऑफ t है. इस बार यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ t है और ये t एक्सिस है a से b. सिमिलरली अगर यही ग्राफ ऐसे हो, fx है तो x एक्सिस ये है और a से b, भाई ये एरिया तो सेम ही आने वाला है ना. इसका मतलब बिल्कुल a से b fx dx या a से b ft dt बोथ आर सेम थिंग. और ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है. ये आगे जब हम कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे फिर इसका अच्छे से यूज आप देखेंगे. ठीक है. हम कन्वर्ट करते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन, मतलब वेरिएबल चेंज करने के बाद भी हम उसे उसी फॉर्म में बनाना चाहते हैं जिसमें ये इनिशियल फॉर्म में था. मतलब मैंने क्या किया, एक फंक्शन दिया गया है मुझे. ठीक है. एक कोई लेंथी सा फंक्शन है जिसमें मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन किया. अब उसमें वो जो इंटीग्रेशन था, एक सिंगल इंटीग्रेशन, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अच्छा, उसका एक पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है देखने में जैसा ये इनिशियली था, विदाउट सब्स्टिट्यूशन. बस पहले x था तो इस बार t लिखा हुआ है. तो अब मैं इसको, जिसमें t लिखा हुआ है सिर्फ, अब मैं इसको उसके इक्वल रख सकता हूं. अगर उसका नाम i था तो इसका भी नाम मैं i पुट कर सकता हूं. थोड़ा सा शायद समझ आया होगा, अगर नहीं तो आगे जाके हम इसका यूज देखेंगे. फिलहाल के लिए इतना समझे कि अगर मैं वेरिएबल को ऐसे चेंज कर देता हूं तो कोई भी इंटीग्रल की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आता है. तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1. ऑलराइट. चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 भी यहाँ पे देख लेते हैं. इसको हटा देता हूं मैं. देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, ये भी हमने देखी हुई है. a से b fx dx अगर दिया गया है हमें तो हम लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं. मतलब b से a fx dx लिख सकता हूं, बस बाहर एक माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा. ऑलराइट. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. इसका मतलब अगर आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल 2 से 3 में इवेल्युएट करना है तो आप उसे लिख सकते हैं 3 से 2 आगे माइनस लगा दो, या आपको इवेल्युएट करना है लेट्स से 5 से 1 तो माइनस लगा के 1 से 5 कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. समझ गए? तो लिमिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं अगर आपने माइनस बाहर अप्लाई कर दिया है तो. ऑलराइट बच्चों, फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. ठीक है. बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं. ठीक है. एक और चीज हमने पढ़ी थी, उसका नाम मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 दूंगा, वो भी हम पढ़ चुके हैं.
कि प्रॉपर्टी नंबर 3 इज भाई a से b fx dx को मैं लिख सकता हूं a से c नेगेटिव fx प्लस c पॉजिटिव से b dx। क्या इसके लिए फंक्शन का डिसकंटीन्यूअस होना जरूरी है क्या? नहीं, आप लिख सकते हो ऐसे, लेकिन डिसकंटीन्यूअस होगा तो लिखना ही पड़ेगा। ये चीज मैंने बताई हुई है। मैं यहाँ पे एक चीज और लिख दूं पहले, जो c है ना वो a और b के बीच में लाई कर रहा है। अब क्या किया मैंने, जो लिमिट थी a से b उसे c पे ब्रेक किया है। अब ऐसा कब करना है भाई? तब तो करना ही करना है अगर x इक्वल टू c पे जो फंक्शन इंटीग्रल वैल्यू आएगी, जो या ये जो फंक्शन है fx, ठीक है, ये डिसकंटीन्यूअस हो। बात को समझो, इसका डिसकंटीन्यूअस होना ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है जो फाइनल आंसर आएगा आपका। ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो अगर क्या हो जाता है डिसकंटीन्यूअस, बात को समझिएगा, वो अगर क्या हो जाता है डिसकंटीन्यूअस किस वैल्यू पे, एट x इक्वल टू c, तो आपको c पे लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर fx ही डिसकंटीन्यूअस है किसमें, a से b में, तब भी आपको c पे डिसकंटीन्यूअस, मतलब x इक्वल टू c पे अगर fx जो है वो डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है, तब भी आपको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा एट c। दो चीजें बताई मैंने यहाँ पे, क्या क्या सुनो। एक तो ये जिस पे इंटीग्रल लगा है वो वाला फंक्शन fx, अगर a से b में, समझ रहे हो, अगर a से b में कैसा है डिसकंटीन्यूअस, तो आपको जहां जिस पॉइंट पे वो डिसकंटीन्यूअस है वहां पे लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसका इंटीग्रल ऑफ fx लेट से gx आता है, इंटीग्रल ऑफ fx मान लेते हैं gx आता है, और ये जो gx फंक्शन है वो एट x इक्वल टू c पे डिसकंटीन्यूअस है। क्या एट x इक्वल टू c पे वो क्या है डिसकंटीन्यूअस है, तब भी आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, एट x इक्वल टू c पे अगर वो डिसकंटीन्यूअस है तब भी आपको लिमिट को ब्रेक करके लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, ये बात समझ आती है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस नहीं भी है, अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस नहीं भी है तब भी आप ऐसा कुछ कर सकते हो, तब भी आप ऐसा कुछ कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। ऑलराइट बच्चों, ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो लेकिन जब डिसकंटीन्यूअस होगा तब तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। ये तो मैंने करके दिखाया हुआ है आपको, ऑलराइट। तो इन बातों का ध्यान रखें, कहीं पे भी लिमिट को ब्रेक कर सकते हो जहां पे आपका मन करे वहां पे, ठीक है। क्यों, उससे कोई इफेक्ट क्यों नहीं आता है, और इसलिए नहीं आता है कि वो ये बोल रहा है ए से सी तक जाओ, इसका मतलब यहाँ से ए से सी तक जाओ और सी से फिर बी तक जाओ, और ए से बी मतलब इस पूरे का एरिया, ठीक है, ए से बी का मतलब है पूरे का एरिया। अब ए से सी तक जाओ और सी से ए तक जाओ, इन दोनों का सम भी तो पूरा एरिया ही होगा। लेकिन अच्छा, इसमें एक अंतर आया है, ये बीच वाली जो लाइन है एट x इक्वल टू सी, ये इन्वॉल्व नहीं हुई है, ये इन्वॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि a से b अगर ऐसे लिखा है ना, सॉरी यहाँ पे देखो, इंटीग्रल a से b, तो इसमें a और b जो होते हैं वो ओपन इंटरवल होता है, एट a और b नहीं होता, समझ गए। जैसे मैं कहूँ 0 से π/2 10x dx, तो एक बंदा कह सकता है यार π/2 पे तो ये नॉट डिफाइंड है, तो मैं कह रहा हूँ ओपन इंटरवल है भाई, कर सकते हो आप इसे, समझ गए ना, ओपन इंटरवल है। लेकिन अगर 0 से पाई बोल दूं तो दिक्कत है, तब मैं कहूंगा π/2 पे तो डिसकंटीन्यूअस है और π/2 इन्वॉल्व कर रखा है, तब मुझे लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा एट π/2, समझ गए। तो जो लिमिट्स होती हैं जैसे a से b, ये ओपन इंटरवल के साथ होती हैं, a और b इंक्लूडेड नहीं होते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा a से b, इसके अंदर c तो इन्वॉल्व होगा ना, यस, लेकिन इसके अंदर c इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें जो लिमिट है वो कह रही है a से c नेगेटिव तक, यूनियन c पॉजिटिव से b तक, या ऐसे भी लिख लो यूनियन c से b तक,
इसका मतलब हो गया सी को तो आपने इन्वॉल्व ही नहीं किया, तो क्या एरिया पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सिर्फ कौन मिसिंग है? एक लाइन, एक सिंगल लाइन, दैट इज x इक्वल टू सी। जो ये वाली लाइन है ना, इसका एरिया सिर्फ इतना मिसिंग है, और एक लाइन का एरिया 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल ये मान सकते हो आप कि एक लाइन होती है जो उसका एरिया 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसकी विड्थ होती ही नहीं। एक लाइन की जब विड्थ की बात करते हैं तो क्या होती है? वो 0 ही होती है। एक लाइन की आप विड्थ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, तो वो 0। ठीक है, एक लाइन का जो एरिया है उसे 0 मान के चलते हैं हम। ऑलराइट बच्चों, तो इसलिए सी को अगर आपने निकाल दिया तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और अच्छा, यही काम आप एक से ज्यादा पॉइंट्स पे भी कर सकते हो। यहां तो सिर्फ मैंने एट सी पे किया है ब्रेक। मैं कह रहा हूं 3-4 पॉइंट पे, 4, 5, 6, 7 कितने ही पॉइंट पे आप ब्रेक कर सकते हो लिमिट को। जैसे एक लिमिट है 1 से लेके 10 तक, तो मैं उसे ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेके 7, 7 से लेके 9, 9 से लेके 10 कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, एक एक लाइन मिस होगी, उनका एरिया नेग्लिजिबल होता है, तो हम पूरा का पूरा एरिया लिख देते हैं, वही जो उसे पूरे को कैलकुलेट करके आता है। लेकिन ऐसा करना हमें पड़ता है, क्यों? क्योंकि कहां कहां पे करना पड़ता है ये भी समझ लो। कई बार होता क्या है, देखो ध्यान से देखिएगा, जैसे ये फंक्शन fx है ना, ये फंक्शन ऐसा है जिसकी डेफिनेशन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, अपना नाम चेंज करता है। ठीक है, और ये अगर अपना नाम चेंज करता है तब भी हमें लिमिट्स को ब्रेक करना चाहिए। कहां पर? जहां पे ये अपना नाम चेंज करे, जहां पे ये फंक्शन fx अपना नाम चेंज करे, वहां पे भी। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, मान लो मॉड्यूलस ऑफ x को मुझे इवेल्युएट करना है -3 से 2, लेट्स से -3 से 2, तो उस पे 0 आ रहा है, 0 पे ये अपना नाम चेंज करता है। तो मैं क्या करूंगा, -3 से 0 एंड 0 से 2 ऐसे करके इसको इवेल्युएट करूंगा। और -3 से 0 के केस में मॉड्यूलस ऑफ x को बोल दूंगा -x, और 0 से 2 के केस में मॉड्यूलस ऑफ x को बोल दूंगा x। बात समझ गए? तो इस पॉइंट पे भी ये एप्लीकेबल है। कौन? ये प्रॉपर्टी। किस पॉइंट पे? कि जब फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता हो, जिस लिमिट में आप इंटीग्रल इवेल्युएट कर रहे हैं उस लिमिट में अगर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है तो आपको उस पॉइंट पे इंटीग्रल की लिमिट को ब्रेक कर लेना चाहिए। अभी ये जो भी मैंने पूरी कहानी सुनाई है, ये जब हम अभी क्वेश्चंस के जरिए देखेंगे तो पूरी की पूरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ऑलराइट, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात कंफर्म है कि हम इन 3 प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ऑलराइट बच्चों, तो उससे पहले आप जल्दी से इनको कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, चलिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे होंगे आप, इट इज नथिंग बट 0 to 3/2 x GIF ऑफ x² dx। क्लियर? तो ये क्या है? 0 से 3/2 x GIF ऑफ x² dx। ऑलराइट बच्चों, इसमें मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं देखूंगा कि यार ये जो x² है ना, अब देखो GIF का तो मुझे इंटीग्रल नहीं पता है, तो इसे इसकी डेफिनेशंस में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? देखो मुझे पता है जो x है वो 0 से 3/2 मूव कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा x² अपनी डेफिनेशन कहां पे चेंज करता है। x² अपनी डेफिनेशन इंटीजर्स पे चेंज करता है बच्चों। तो x² जब 0 होगा तो इसका मतलब x 0, 0 से तो ये स्टार्ट ही हो रहा है। फिर x² को 1 पुट किया तो x कितना? 1। फिर x² को 2 पुट किया बच्चों तो x कितना आ गया? √2। प्लस माइनस √2 आएगा, लेकिन हम तो सिर्फ x कैसा है एक्चुअल में, x कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। ओके, x² 3 तो x √3 एंड x² 4 तो x 2। ऐसे करके लिख लो पहले, कहां कहां पे अपनी ये डेफिनेशन चेंज कर रहा है। इंटीजर्स पे,
मतलब GIF के अंदर कौन है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जब 1 होगा तो x कितना होगा 1, x स्क्वायर जब 2 होगा तो x रूट 2, मतलब जब x रूट 2 होगा तब x स्क्वायर GIF ऑफ x स्क्वायर अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, जब x रूट 3 होगा तब भी अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, और x 2 पे भी डेफिनेशन चेंज करेगा। लेकिन हमें 2 तक तो जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ 3/2 तक जाना है। क्लियर है? तो मैं तो ये कह रहा हूं, वैसे 3/2 कम हो गया नहीं चलेगा, सही है। 0 से देखो, 0 से चलता हूं कहां तक, 1 तक, 0 से 1 तक GIF ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मतलब x जब 0 से 1 होगा तो GIF ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, ऑब्वियसली 0, क्योंकि 0 से 1 कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो वो 0 से 1 में ही रहेगा और उसका GIF 0 होना है, सिंपल। तो मैंने कहा x इंटू 0 dx प्लस 1 से लेके कहां तक, रूट 2 तक, ऐसे करके ठीक है, 1 से लेके रूट 2 तक, इसका नाम क्या होगा, 1 से लेके रूट 2 तक अगर x को रखोगे तो वैल्यू जो x स्क्वायर की होगी वो होगी 1 से लेके 2 तक। x जब 1 से रूट 2 होगा तो वैल्यू ऑफ x स्क्वायर विल बी 1 to 2 and the GIF of x square should be what, 1, that means it is 1। okay, अच्छा रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 समथिंग, मतलब 3/2 से कम होती है, और रूट 3 की वैल्यू 1.732 मतलब 3/2 से बड़ी होती है। ठीक है, तो रूट 3 तक तो जाना ही नहीं है हमें, सिर्फ हम कहां पे रुक जाएंगे, 3/2 पे, क्योंकि ओवरऑल 0 से 3/2 में इवेल्युएट करना है। अब रूट 2 से आगे रूट 3 तक इसका नाम क्या होता है भाई, जब x रूट 2 से रूट 3 पुट करेंगे तो x स्क्वायर 2 से 3 लाई करेगा और उसका GIF 2 आएगा, इसका मतलब रूट 2 से 3/2 में भी उसका GIF 2 आएगा। अब ये हो गया क्या, 0, और ये क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2, 1 से रूट 2, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर रूट 2 से 3/2। बच्चों बात समझ गए, इसका आएगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो देख लीजिए अब यहाँ पे रूट 2 पुट करोगे तो ये बनेगा 2/2, 1 और 1/2, ये तो इतना आ गया, और यहाँ आएगा 9/4 माइनस 2, तो ये आ गया 1/2, और ये कितना आ गया 1/4, दैट इज 3/4। बच्चों समझे मेरी बात, ठीक है, कितना आ गया 3/4 आंसर। ऑलराइट, ऐसे करके इन क्वेश्चंस को टैकल करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये -5 से 2 मॉड्यूलस ऑफ x x स्क्वायर dx। अब मुझे पता है, देखो जो मॉड्यूलस ऑफ x है ये दिक्कत देगा, तो जहां पे ये अपनी डेफिनेशन चेंज करता है वहीं पे मैं लिमिट को ब्रेक करने जा रहा हूँ, कहां पे, x एट x इक्वल टू 0 पे। तो मैंने इसे ऐसे बोल दिया -5 से 0, अच्छा -5 से 0 में मॉड्यूलस ऑफ x का नाम क्या होता है, -x, तो मैंने कहा -x, तो -x³ हो जाएगा, प्लस 0 से 2 में मॉड्यूलस ऑफ x का नाम क्या होता है, x, जो कि x स्क्वायर के साथ मिलके क्या बनाएगा, x³ dx। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा ये x³, ये -x³, ये x³ कट गया, ऐसे मत कट कर देना, जो लिमिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, लिमिट्स अगर सेम होती तो कट कर सकते थे आप, लेकिन डिफरेंट होने पे नहीं करेंगे। क्या आएगा, x की पावर 4/4 -5 से 0, x की पावर 4/4 0 से 2, तो 0 एंड माइनस, ये आएगा बेटा 4/4 प्लस ये आएगा 2 की पावर 4/4, दैट इज 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व कर लो, या ऐसे ही होगा आंसर, जैसा भी होगा आपके सामने है, ठीक, ओके ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दिस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कर लेंगे, हो जाएगा 0 से पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, अब देखो एक एक स्टेप तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये है 2x, ध्यान से देखिएगा, बाय 2 dx,
अब मैंने बताया है जब भी स्क्वायर रूट हटेगा तो मोड लगेगा, तो 1 प्लस कॉस 2x/2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x, क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x ओनली, सही है ना, क्या cos स्क्वायर x, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ cos x। ठीक है बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ cos x। ओके, अब मैंने कहा कि यार 0 से π/2 में तो cos पॉजिटिव होता है, लेकिन π/2 से पाई में अगर मैं बात करूं तो cos क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी चेंज। मतलब अगर मैं 0 से π/2 बात करूं तो मॉड्यूलस ऑफ cos x बराबर होगा cos x के, लेकिन अगर π/2 से पाई में बात करूं तो मॉड्यूलस ऑफ cos x बराबर होगा माइनस ऑफ cos x के। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x आपको पता ही है, when x is negative it is minus x, when x is positive it is x, क्योंकि मॉड्यूलस का आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब cos नेगेटिव होगा तो माइनस लगा के उसे पॉजिटिव बना देते हैं। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया 0 से π/2 cos x dx प्लस π/2 से पाई माइनस ऑफ cos x dx। बच्चों समझ गए? अब cos x का क्या आता है, इंटीग्रल, ऑब्वियसली sin x, तो sin x 0 से π/2 एंड यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ sin x, चलो माइनस यहाँ लिख देते हैं, माइनस ऑफ sin x π/2 से पाई, तो ये तो बच्चों 1 आ गया और ये आ गया पाई 0 माइनस 1, दैट इज 2। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, अब इस चीज को हमने ऐसे किया, दूसरा मैं ऐसे कर सकता था, इसी को मुझे पता है cos x 0 से पाई में ऐसा होता है, तो मॉड्यूलस ऑफ cos x क्या होगा, ऑब्वियसली ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना। अब तुम्हें एक चीज पता है, ये जो पूरा एक कर्व आता है, ये इसका एरिया होता है 2 यूनिट्स, बता रखा है, तो इसका आधा पोर्शन तो यहाँ पे है, आधा पोर्शन यहाँ पे है, तो दोनों पूरा कवर कर रहे हैं ये, तो इसका आंसर सीधा देखते ही मैं बोल सकता था 2। सही है या नहीं? अगर मेरे से ये बोला जाए 0 से 3 π/2 तक बताओ, तो मैं सीधा आंख बंद करके बोल दूंगा क्या, 3 आंसर होगा। अच्छा, अगर मोड ना लगे, मतलब सिर्फ पूछा जाए 0 से 3 π/2, 0 से 3 π/2, सुनना मेरी बात, 0 से 3 π/2 cos x, ठीक है, तो 0 से 3 π/2 cos x ओनली, इसका मतलब है ये यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब इसका तो है 2, इसका है 1, लेकिन ये एक्चुअल में -2 है और ये है 1, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, -2, सॉरी -1। ठीक है, तो उस केस में आंसर क्या आना था, -1। ठीक है, अगर मॉड्यूलस में पूछा जाए तो ये वाला जो कर्व है ये आ जाएगा कहाँ, ऊपर, और ये हो जाएगा गायब। मॉड्यूलस में क्या होता है, होल मोड में जब होल मोड लगता है नीचे वाला ऊपर आ जाता है, तो इसका तो 2 है, इसका 1 है, तो 1 + 2 3 आ जाएगा ऐसे केस में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो इसे उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। तो ये है 0 to 3 मॉड्यूलस ऑफ 5x - 9 dx। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चल रहा होगा कि किस पॉइंट पे ये अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। मॉड्यूलस के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है जहां पे वो 0 होता है, ठीक है, उस पॉइंट पे वो अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, राइट, मॉड्यूलस। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली जो फंक्शन अपना मॉड्यूलस के अंदर है वो उस पॉइंट पे अपना साइन चेंज करना भी जरूरी है। अब मैंने लिख दिया मॉड्यूलस ऑफ x - 2 वेट होल स्क्वायर। अब ये 0 होगा x = 2 पे, इट डज नॉट मीन कि भाई आप इसकी डेफिनेशन चेंज करना शुरू कर दोगे, ये कह दोगे, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इस पे मॉड्यूलस लगाना या ना लगाना दोनों बात सेम है। ठीक है, तो ये तो बात नहीं चलेगी, मैंने ये हटा दिया। ओके, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एट x = 9/5,
ये आएगा जिस पे अपनी वो डेफिनेशन चेंज करेगा, मॉड्यूलस विल चेंज इट्स डेफिनेशन। ठीक है, मॉड्यूलस जो होगा वो अपनी डेफिनेशन को चेंज करेगा एट x इक्वल टू 9/5। तो ठीक है, 9/5 इसी के बीच में आएगा, सबको पता ही है, 2 से छोटा ही होगा। तो 0 से 9/5 इसका आंसर होगा 5x माइनस 9 dx एंड 5x माइनस 9 कहाँ से कहाँ तक, 9/5 से 3 dx। ओके बच्चों, इसे इंटीग्रेशन जो इसका करना है वो तुम्हारे ऊपर है, अपने आप कर लेना। मेरा काम इतना था बताने का, मैंने बता दिया कि 0 से 9 में नाम ये होगा, 9/5 से 3 में ये होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ln mod दिस dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है -e से -1/e तक। तो बेस्ट वे इज इसका ग्राफ बना लो, जो कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो बेटर इज ग्राफ बना लो। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा ln x का, ln x इज दिस, फिर बनाऊंगा ln ऑफ mod x का, दैट इज अब भी ऐसे ही रहेगा, ln ऑफ mod x, सॉरी अब भी ऐसे ही रहेगा। ln ऑफ mod x में क्या होता है, y एक्सिस से इधर के पोर्शन को मिटा दो और इधर वाले की मिरर इमेज बना दो। तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो मिटाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इधर वाले की मिरर इमेज इधर बना दो। ये आ गया ln ऑफ mod x। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ ln ऑफ mod x मतलब इस पे होल मोड लगाना है। तो इस पे होल मोड लगाएंगे तो ये बनेगा भाई ऐसे, और सिमिलरली ऐसे, ऐसे कुछ बनेगा। क्लियर बच्चों? तो ये अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है, उसी के हिसाब से इसका नाम भी लिख लो। इसका नाम है y इक्वल टू ln x, और इसका क्या होगा, y इक्वल टू ln ऑफ -x, क्योंकि ये कंप्लीट जो ग्राफ है ये है ln ऑफ mod x का। तो जब x नेगेटिव होगा तो mod x -x की तरह रहेगा, और पॉजिटिव होगा तो ln x की तरह, मतलब mod x जो होगा x की तरह रहेगा। तो देखिए ये हो गया y इक्वल टू ln x, ये हो गया y इक्वल टू ln ऑफ -x। ऑलराइट, अब जब होल मोड लगा है तो इसका नाम हो जाएगा माइनस ऑफ ln x। ये कौन है, ये तो एज इट इज है, और ये भी एज इट इज रहेगा ln ऑफ -x। ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ -x। क्लियर बच्चों? तो मैंने पूरा आपको बता दिया है विद नेमिंग। तो ग्राफ में आपको नेमिंग तो सिखाई गई है, ठीक है। तो जो ब्रांच नीचे से ऊपर आ जाती है उसके बाहर माइनस लग जाता है। जो ब्रांच जो मतलब मिरर इमेज होती है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इस साइड में, तो उसमें x को रिप्लेस करते हैं -x से। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके ये डेफिनेशंस आ गई हैं, ये मैंने फंक्शन में बहुत अच्छे से सिखा रखी है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि चलो -e से -1/e तक जाना है। ये कौन सा पॉइंट होगा, ऑब्वियसली 1,0 एंड -1,0। ठीक है, तो -e से, -e मतलब -2.71 करके कुछ, तो -e लाइक यहाँ पे से कहां तक जाना है, -1/e तक, वो होगा यहाँ पे कहीं। तो एक बार डेफिनेशन ब्रेक हो रही है बीच में, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, -e से -1 तक जाओ पहले, -e से -1 तक। नाम क्या है, ln ऑफ दिस। क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके। नाउ -1 से कहां तक जाना है, -1/e तक, -1/e तक। अब नाम क्या है, माइनस ऑफ ln -x dx। क्लियर बच्चों? ठीक है, ठीक है। अब देखो दोनों ही केस में मैं क्या कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, -x को t पुट कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, -dx इक्वल टू dt, और जो ये होंगी अपनी लिमिट्स वो चेंज हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। -e यहाँ पे रखोगे तो t आ जाएगा e, -1 रखोगे तो 1। ऑलराइट, ये आ गया बाहर माइनस ये वाला, और ये हो गया ln t dt। ठीक है, सिमिलरली यही काम मैं यहाँ पे जब करूंगा तो ये माइनस माइनस, जो ये यहाँ पे प्लस था, पॉजिटिव था, इसमें एक माइनस क्रिएट हुआ है। सिमिलरली ये नेगेटिव है लेकिन एक और माइनस क्रिएट होगा, जो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, पॉजिटिव।
तो ये तो ऐसा आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो देखो पहले ये बता देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ एल एन टी डी टी क्या होता है भाई, इसे बाय पार्ट से करते हैं, याद होगा, टी एल एन टी माइनस एल एन टी टी वन डी टी, मतलब टी एल एन टी माइनस वन प्लस सी, ऐसे करके आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब मैं ये कह रहा हूं आपको, यहां पे रख दो इसे, यहां पे आएगा टी एल एन टी माइनस वन ई से वन, और बाहर है माइनस, और यहाँ पे टी एल एन टी माइनस वन वन से वन बाई ई। ऑलराइट बच्चों, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से बातें हो गई आपको क्लियर। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो वन पुट करोगे, जब वन पुट करोगे इसमें तो यहाँ क्या आएगा माइनस वन, ये माइनस है ना, माइनस वन, ये हो जाएगा जीरो, और ये माइनस वन, माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएंगे, तो इधर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ आएगा वन, जब वन इसमें पुट किया तो क्या आया वन। अच्छा ई पुट करोगे जब, तो माइनस ऑफ ई पुट करेंगे, जब ई जब पुट करोगे तो माइनस माइनस एल एन ई कितना होता है वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये आ गया जीरो। ठीक है, फिर बीच में है प्लस, बीच में है प्लस, अब वन बाई ई पुट करो, तो वन बाई ई जब पुट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा वन बाई ई, और यहाँ आएगा माइनस वन, तो माइनस वन मिलके क्या बनाएंगे माइनस टू, तो दैट इज माइनस टू बाई ई, तो माइनस टू बाई ई, ओके, एंड माइनस वन पुट करोगे तो ये क्या बनेगा जीरो, और ये वन और ये माइनस वन, तो माइनस वन आएगा, माइनस माइनस मिलके बना लेंगे प्लस वन, तो फाइनली ये आ गया टू माइनस टू बाई ई। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, अगर कहीं कुछ होगा हेरफेर तो करेक्ट कर लेना, अदरवाइज तरीका तो ऐसा ही होने जा रहा है, ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों? अच्छा क्वेश्चन था। और गलती कहाँ पे होती है, ये ग्राफ बनाने में, नेमिंग में, नेमिंग सही से नहीं करते हैं। ln ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ ln x, ये चीज क्लियर नहीं होती है, तो ये चीज को क्लियर करें। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, उससे पहले जल्दी से इसको उतार लें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 0 से 2 पाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब ये तो सबको पता है, इट इज नथिंग बट 0 से 2 पाई मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। कोई दिक्कत? एक बार ऐसे ही बता देता हूँ। वन को मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स को लिख लिया 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो ये क्या बन गया, इट इज लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर बाहर था स्क्वायर रूट, तो मॉड्यूलस लग गया। ठीक है, अब साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू या कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, क्या आएगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, एक्स पर। ये किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे। अब देखते हैं, देखो बहुत अच्छे से पता है तुम्हें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे। देखो 0 से 2 पाई रूट 2 मॉड साइन एक्स बाई टू माइनस पाई बाई 4, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं बात क्या है। बात ये है कि भाई जब साइन को इनपुट, साइन का जो इनपुट होगा वो 0 से पाई होगा। क्या? जब साइन का इनपुट 0 से पाई होगा तो वैल्यू कैसे देगा, पॉजिटिव। तो मैंने कहा मतलब x बाई टू माइनस पाई बाई 4 कहां से कहां तक होगा, 0 से कहां तक, सॉरी 0 से पाई, तो ये चीज आती है पॉजिटिव। ऑलराइट, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको इधर लिया हो ऐसे, इसे सॉल्व कर लिया, देख लिया कि x कहां से कहां तक, 2 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाई टू एक्स 2 पाई प्लस पाई बाई टू,
इसका मतलब जब x पाई बाई 2 से 2 पाई है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पाई बाई 2 से 2 पाई पे ही बात करनी है, 2 पाई पर तक ही बात करनी है मुझे, बात ध्यान रखें, ठीक, ओके। तो जब x पाई बाई 2 से 2 पाई है, एक मिनट, सही है ना, हाँ, जब x पाई बाई 2 से 2 पाई है तो इसका नाम मॉड्यूलस ऑफ देन मॉड्यूलस ऑफ साइन x माइनस पाई बाई 4 बाई 2 है, विल बी इक्वल टू नथिंग बट x बाई 2 माइनस पाई बाई 4, इसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज इसके इक्वल है इफ x कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से बेटा 2 पाई तक। अब 0 से पाई बाई 2 तक क्या, तो वो भी देखना पड़ेगा। देखो उसके लिए आप ऐसे कर लें, इधर कर लेते हैं कि भाई जब x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 जो होगा वो 0 एंड माइनस पाई के बीच में होगा। इधर वाला पोर्शन तो कलेक्ट हो गया है जब 0 से पाई रखा आपने, अब रख लो माइनस पाई से 0, क्योंकि 2 पाई तक तो कवर कर लिया आपने, अब 0 से पाई बाई 2 की बात है सिर्फ। तो मैंने कहा यहाँ तक, तो अब इसे सॉल्व करना शुरू किया। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 3 पाई बाई 4 x बाई 2 और ये आ गया पाई बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3 पाई बाई 2 x एंड पाई बाई 2। तो माइनस 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जब x होगा तो वैल्यू कैसे निकल के आएगी, माइनस ऑफ साइन x बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ऑल राइट, इफ x इज माइनस 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है माइनस 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की, मुझे जरूरत है 0 से पाई बाई 2, तो वही लिख रहा हूँ सिर्फ मैं, जब 0 से क्या होगा पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 भी तो इसके अंदर ही है ना, तब डेफिनेशन रहेगी ये। इसका मतलब फाइनली मैं आ गया यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 पे ब्रेक की लिमिट और लिखा √2 माइनस साइन x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 dx प्लस पाई बाई 2 से 2 पाई और एज इट इज। सही है नहीं, ठीक है। तो cos x का sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x, लेकिन यहाँ पे sin x बाय 2 है, x में बाय 2 है, इस नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो नीचे आ जाता है 1 अपॉन दैट नंबर, राइट, बहुत अच्छे जानते हो ये, इन चीजों की तो प्रैक्टिस करवाई है शुरू में। तो √2 माइनस 1, अब इसका इंटीग्रल होगा 1 अपॉन 1 बाई 2 cos x बाई 2 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि साइन का क्या होता है माइनस ऑफ cos, और ये हो जाएगा माइनस √2 1 बाई 2 एंड cos x बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे डलेगा पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है, और यहाँ पे डलेगा 0 से पाई बाई 2। चलो डाल के भी देख लेते हैं, ये तो बन रहा है 2√2 और ये भी 2√2, तो 2√2 को तो मैंने बाहर ले लिया दोनों में से। अब यहाँ पे देखते हैं पाई बाई 2 डाल के, तो पाई बाई 2 डालोगे तो ये बनेगा पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 दैट इज 0, और यहाँ आएगा 1 माइनस, अब 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो cos माइनस पाई बाई 4 इज नथिंग बट 1 बाई √2, ठीक है, माइनस 2 पाई पुट करते हैं तो यहाँ आएगा पाई, तो cos पाई माइनस पाई बाई 4 होता है माइनस ऑफ cos पाई बाई 4 दैट इज माइनस 1 अपॉन √2 माइनस, अब ये पाई बाई 2 पुट करोगे तो cos 1 मतलब cos 0 दैट इज 1, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ, ओके। तो अब अगर देखें तो 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2 कट हो जाएंगे, 1 ऐड हो जाएंगे, तो 2 और ये 4√2 आ गया आंसर, 1 + 1 2 और ये 2√2 था तो 4√2 हमारा आंसर हो गया। क्लियर मेरी बात, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से इसको उतार लो।